हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे आपकी क्लाइमेट ज्योग्राफी के टॉपिक चल रहे हैं और हम जो लेकर चल रहे हैं टारगेटेड आपके स्कूल लेक्चरर को। ठीक है, बाकी ये चीज़ें जो टॉपिक हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ और स्कूल लेक्चर यानी कि पीजीटी, स्कूल व्याख्याता जिसको कहते हैं राजस्थान में। और उसके बाद जैसे आप यूपी पीजीटी दे रहे हो, हरियाणा पीजीटी दे रहे हो और उसके बाद एमपी पीजीटी भी है, यानी पीजीटी की कोई भी परीक्षा यदि आप दे रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए सहयोगी होंगे। उसके बाद आप डीएसएस भी दे रहे हो, ठीक है, एनवीएस केवीएस दे रहे हो तो ये टॉपिक उसमें भी आपके काम आएंगे। भूगोल विषय से संबंधित यदि आप कोई भी पीजीटी एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये टॉपिक उपयोगी होंगे। तो अपन बात करेंगे आज सूर्यताप की, यानी सूर्यताप क्या होता है, कैसे पृथ्वी तक पहुंचता है और इसका जो वितरण है कैसे कैसे पृथ्वी पर होता है और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सूर्यताप। देखो सूर्यताप होता क्या है, परिभाषा की यदि बात करें किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में, किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊष्मा सूर्यताप कहलाती है। यानी कि कोई निश्चित स्थान है उस पर निश्चित समय में जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो सूर्यताप कहलाती है। और जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो कहां से होती है, पृथ्वी पर ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, एकमात्र या अक्षय स्रोत कह सकते हैं अपन, एकमात्र या अक्षय स्रोत जो है वो है सूर्य। सूर्य है यानी कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो होती है सूर्य से। और सूर्य पर जो ऊष्मा का सूर्य पर ऊष्मा का या ऊष्मा की उत्पत्ति हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन गैस के संलयन क्रिया द्वारा संलयन क्रिया द्वारा हीलियम में बदलने से होती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का ऊर्जा का एकमात्र स्रोत या अक्षय स्रोत जिसको कह सकते हैं वो है सूर्य। और सूर्य पर भी ऊष्मा का जो उत्पादन होता है वो होता है सूर्य पर हाइड्रोजन गैस का संलयन क्रिया द्वारा हीलियम में बदलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वही है सूर्य की ऊष्मा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें एक होता है सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक, देखो सौर स्थिरांक में क्या होता है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में एक वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट जो ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में लगभग 1000 किलोमीटर की अपन ऊपर की बात कर सकते हैं, उस भाग में प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर प्रति मिनट में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे अपन कहते हैं सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक क्या है,
वायुमंडल में वायुमंडल के ऊपरी भाग में लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो ऊष्मा प्राप्त होती है, प्रति मिनट जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, सूर्य द्वारा जो वायुमंडल के लिए ऊष्मा दी जाती है या सूर्य वायुमंडल की ओर ऊष्मा आती है, उस ऊष्मा का प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर प्रति मिनट में जो अंश प्राप्त होता है उसे अपन कहते हैं सौर स्थिरांक। ऊष्मा, एक सेकंड, का अंश, ठीक है, यहां भी अंश लिख देता हूं मैं। तो जो अंश प्राप्त होता है वही कहलाता है सौर स्थिरांक। वायुमंडल के ऊपरी भाग में लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर प्रति मिनट जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे अपन कहते हैं सौर स्थिरांक। ठीक है, ये जो सौर स्थिरांक है, सौर स्थिरांक दो कैलोरी प्रति मिनट, 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। जो सौर स्थिरांक है 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है, औसत है ये। ठीक है, ये कहीं कहीं आपको 1.94 भी देखने को मिल सकता है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, 2 कैलोरी होता है, उसके साथ साथ कहीं कहीं 1.94 भी देखने को मिल सकता है, यानी कि 2 कैलोरी ऊष्मा प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल औसतन पृथ्वी पर मिलती है या वायुमंडल को प्राप्त होती है। ठीक है, यह है सौर स्थिरांक। अब ये क्या है कि कहीं कहीं बदलता रहता है, और वो स्थिति होती है जैसे कि आपको पता हो उपसौर या अपसौर की जो स्थिति होती है उसमें ये बदलता रहता है। सौर स्थिरांक जो होता है उसमें जो न्यूनतम की बात करें अपन और अधिकतम, तो अधिकतम सौर स्थिरांक होता है, अधिकतम जो सौर स्थिरांक यानी कि इस टाइम पे अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है वो होती है 2.1 कैलोरी, 2.1 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से जो अधिकतम सौर स्थिरांक है वो होता है। ये होता है आपका जनवरी में, सौर स्थिरांक अधिकतम जो है वो होता है जनवरी। और जनवरी भी अपन लिख सकते हैं जैसे 3 जनवरी को, जब 3 जनवरी यानी कि उपसौर के समय। ठीक है, उपसौर की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। ठीक है, सूर्य की और पृथ्वी की जो दूरी है सबसे कम होती है, उस स्थिति को कहते हैं अपन उपसौर, और उपसौर होता है 3 जनवरी के दिन। ठीक है, ये होता है लगभग 147 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। इसमें इसके बीच की दूरी जो होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, उपसौर के समय सूर्य व
पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये तो है अधिकतम सौर स्थिरांक इस दिन प्राप्त होता है। ऐसे ही न्यूनतम सौर स्थिरांक की यदि बात करें, ये न्यूनतम सौर स्थिरांक प्राप्त होता है 1.8 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, और ये होता है आपका 4 जुलाई को अपसौर के समय। ठीक है, अपसौर का मतलब यह है, देखो यहां पे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी थी और यहां पे सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी है, उसे कहते हैं अपन अपसौर की स्थिति। यहां पे सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। औसतन की यदि बात करें तो 148 मिलियन किलोमीटर दूरी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे सूर्यताप का वितरण। देखो सूर्यताप का जो वितरण होता है वो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार से है। ठीक है, यानी कि कहीं पर सूर्य सीधा चमक रहा है, यानी जब विषुव की स्थिति होती है, विषुव का मतलब यह है कि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है, और यह स्थिति 2 बार बनती है एक साल में, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, विषुव की स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को बनती है। इस दिन सूर्य इन दोनों दिन सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, तो यहाँ पे अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। उसके बाद एक जब सूर्य, बात है 21 जून की, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस क्षेत्र पर अधिकतम तापमान की प्राप्ति होगी। ऐसे ही 22 दिसंबर की यदि बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा उसे तो कहेंगे अपन कर्क अयनांत। ठीक है, और जब मकर रेखा पर सीधा चमकेगा उसको अपन कहेंगे मकर अयनांत, कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति। इसी के आधार पे सूर्य का वितरण है ग्लोब पर, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है, इसलिए यहां पर यह अधिक तापमान वाला क्षेत्र है, यानी अधिक सूर्यताप वाला क्षेत्र है। अब कर्क और मकर रेखा से जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, यानी 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो आता है 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी। यह है मध्यम तापमंडल, यहाँ पे मध्यम तापमान की प्राप्ति होती है या सूर्यताप की प्राप्ति होती है। उसके बाद 66.5 से ध्रुवों तक दोनों तरफ यदि जाएंगे तो वहां पे न्यूनतम तापमान की प्राप्ति होती है। इस तरह से पृथ्वी को हमने 3 तापमंडलों में बांटा है, न्यूनतम तापमंडल या न्यून तापमंडल, मध्यम तापमंडल और अधिक तापमंडल। तो सूर्यताप के वितरण की यदि हम बात करें इसको हमने 3 तापमंडलों में बांटा है पृथ्वी को। इसमें जैसे ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा। इसके उत्तर में है, देखो ये है कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ यानी कि कर्क, और ये है 23.5 साउथ
यानी कि मकर रेखा। ठीक है, इसके उत्तर और दक्षिण की यदि बात करें तो इसमें है 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री साउथ की यदि बात करें तो यह है अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैंने आपको विषुव की स्थिति बताई और कर्क अयनांत या कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की भी स्थिति बताई। इस स्थिति में क्या होता है, देखो ये है यहां पे सूर्य सीधा चमक रहा है। वैसे साल में 2 बार तो चमकता है विषुवत रेखा पर, वो है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा की यदि बात करें तो यहां होता है 21 जून को। ठीक है, और मकर रेखा की यदि बात करें ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अब यहीं से आप ये भी देख सकते हो कि जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है तो यहाँ पे क्या हो, अधिक तापमान की प्राप्ति होगी और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। अब जब यहाँ सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, जब दिन यहाँ बड़ा है तो वहां क्या होगी, रात बड़ी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी इस दिन। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऐसे ही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब इसका उल्टा आप कर सकते हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 जून को और सबसे छोटी रात है 21 जून को। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी रात होगी 21 जून को। ठीक है, तो ऐसे अपन उल्टा करके देख सकते हैं। जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य सीधा चमकता है तो यहाँ पे अधिक तापमान की प्राप्त होती है, तो इसलिए अपन ने इसका नाम दिया अधिक तापमंडल। अधिक तापमंडल। ऐसे ही जो कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत या मकर रेखा और अंटार्कटिक व्रत के बीच सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसके कारण यहाँ पे मध्यम तापमान प्राप्त होता है, इसलिए इसको अपन ने कहा मध्यम तापमंडल। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र मध्यम तापमंडल। और इससे ऊपर ध्रुवों तक हम बात करें तो इस क्षेत्र को अपन ने कहा न्यून तापमंडल, यानी कि तापमान कम प्राप्त होता है, इसलिए इसको कहा न्यून तापमंडल, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो इस पे देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तो है अधिकतम तापमंडल, और कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत या मकर रेखा से अंटार्कटिक व्रत के बीच है मध्यम तापमंडल, और आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रत से ऊपर ध्रुवों की ओर यदि जाएंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तो यहाँ पे है न्यूनतम तापमंडल। ठीक है, अब बात करते हैं जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि अधिक तापमंडल, मध्यम तापमंडल और न्यून तापमंडल, वो तो हमने तापमंडल में बांट लिया, लेकिन पृथ्वी पर कहीं कहीं अधिक तापमान प्राप्त होता है या कहीं कहीं कम तापमान प्राप्त होता है। इसकी कुछ दशाएं हैं या उसके कुछ कारण हैं। वो कैसे कैसे हैं, कौन कौन से कारण हैं जो सूर्यताप को प्रभावित करते हैं, उन कारणों को अपन एक एक करके देखेंगे। इसमें पहला है सूर्य की किरणों का
पहला है सूर्य की किरणों का तिरछापन, या इसको अपन कहते हैं आपतन कोण। देखो ये कैसे प्रभावित करता है सूर्य की किरणों का तिरछापन या आपतन कोण। देखो सूर्य, अभी मैंने आपको बताया विषुव की स्थिति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की स्थिति। सूर्य पृथ्वी विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है और उसके साथ साथ कर्क रेखा और मकर रेखा तक भी सीधा चमकता है, यानी कि अधिकता मतलब सापेक्षता हम देखें, सापेक्षता यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के इन क्षेत्रों पर, कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो कम रहता है। जैसे कि भूमध्य रेखा और ये है आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पे सूर्य का तिरछापन कम रहता है। जैसे ये सूर्य है, देखो यहाँ पे किरणें सीधी पड़ रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र पर हम अपेक्षता देखें, सापेक्षता देखें तो किरणों का तिरछापन बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। बजाय जिस स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हों। ठीक है, तो ये एक कारण है या एक प्रभाव है कि जिस स्थान पर, जैसे आप देखो इस क्षेत्र पर किरणें सीधी पड़ रही हैं, इस क्षेत्र पर, तो एक तो दूरी कम है। ठीक है, एक तो दूरी कम तय कर रही है जिसके कारण तापमान अधिक है, वो यानी कि अधिक गर्म है कोई भी चीज है, और जो अधिक दूरी तक जाएगी तो उसकी प्रवृत्ति बदलेगी ऐसे ही, और अधिक दूरी तक जाएगी तो उसकी प्रवृत्ति बदलेगी, और कम दूरी तक जाएगी उसकी प्रवृत्ति उसी तरह से बदलती है। जैसे ये ध्रुव है, यहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो आपकी किरणों को देखो, आप सूर्य की किरणों को यहाँ पे तिरछी हैं एक तो, और तिरछी होने के साथ साथ अधिक दूरी तय कर रही हैं। और इस जगह की बात करें विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा की, यहाँ पे कम दूरी तय कर रही हैं और अधिक सीधी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस कारण सूर्य की किरणें का तिरछापन जो है, उसका आपतन कोण जो है वो प्रभावित करता है सूर्यातप को। आपतन कोण की यदि बात करें तो आपतन कोण, अधिकतम आपतन कोण जहां पर होता है वहां अधिकतम तापमान की प्राप्ति होती है। और कर्क रेखा से मकर रेखा पर सूर्य का किरणों का जो आपतन कोण है वो अधिक होता है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे आपतन कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सूर्य की किरणों का तिरछापन या आपतन कोण के कारण किस प्रकार सूर्यातप प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, दिन की अवधि। दिन की अवधि यानी कि दिन की अवधि किस तरह से प्रभावित करती है सूर्यातप को। जैसे कि अभी लास्ट में मैंने बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उसी तरह से जैसे सूर्य सीधा चमक रहा है कहाँ पे, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होगा, कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध के बाद जैसे जैसे अपन कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे, विषुवत रेखा के बाद मकर रेखा, और मकर रेखा के बाद दक्षिण ध्रुव तक जाएंगे तो वहां पे दिन छोटा होता जाएगा। ठीक है, और दिन छोटा होता जाएगा तो सूर्य की ऊष्मा कम प्राप्त होगी और सूर्यताप भी कम प्राप्त होगा।
जिन क्षेत्रों पर दिन की अवधि बड़ी या अधिक होती है, वहां सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। बजाय छोटे दिनों के। छोटे दिनों वाले स्थान के। ठीक है, यानी कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, तो 21 जून की बात हम लेकर चल रहे हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, और सबसे बड़ा दिन है तो तापमान अधिक प्राप्त हो रहा है, सूर्य तप अधिक प्राप्त हो रहा है। और उसी तरह हम नीचे की यदि बात करें, दक्षिण गोलार्ध की बात करें, मकर रेखा की हम बात करें, तो वहां पे क्या है, छोटा दिन है, और छोटा दिन है तो सूर्य ताप भी कम प्राप्त होगा। इसलिए ये दिन की अवधि भी इस तरह से प्रभावित करती है किसको, सूर्य तप की मात्रा को। अगला है वायुमंडल की पारदर्शिता। देखो, वायुमंडल की पारदर्शिता भी प्रभावित करती है सूर्य तप को। जैसे कि सूर्य से ऊष्मा आ रही है, और वायुमंडल में क्या है कि साफ आकाश है, यानी कि वातावरण साफ है, वायुमंडल साफ है, वहां पे बादल नहीं छाए हुए हैं, और धूल कण और पराग कण जो होते हैं, उल्कापिंडों के जो कण होते हैं, वो ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं वातावरण में या वायुमंडल में। इनसे क्या होता है, जो धूलकण और परागकण होते हैं, इनसे प्रकाश का या ऊष्मा का प्रत्यावर्तन या अपवर्तन हो जाता है, और तो इनको वापस प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, और ये पृथ्वी तक ये ऊष्मा नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये यदि ये तत्व वायुमंडल में नहीं है तो सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। और उसी जगह से अपन देखें कि वायुमंडल में बादल छाए हुए हैं या धूल के कणों की अधिक मात्रा है, तो प्रकाश का या तो परावर्तन कर दिया जाएगा ऊष्मा का, या अवशोषण कर लिया जाएगा जलवाष्प या बादलों के द्वारा। जिन क्षेत्रों में वायुमंडल स्वच्छ है, वहां अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में वायुमंडल में बादल, धूलकण या जलवाष्प उपस्थित है, तो वहां सूर्य तप कम प्राप्त होगा, क्योंकि इन तत्वों के द्वारा सौर्य किरणों का प्रत्यावर्तन, अपवर्तन या अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो जहां पर वातावरण साफ है या शुद्ध है, तो वहां पे सूर्यताप सर्वाधिक प्राप्त होगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या है, यहाँ पे वर्ष भर बादल छाए रहते हैं,
बादल छाए रहते तो देखो सीधा सूर्य चमकता है कहाँ पे, विषुवत रेखा पर, और यहाँ पे बादल ज्यादा छाए रहते हैं, इसलिए सर्वाधिक ऊष्मा जो है यानी कि सूर्य तप जो है विषुवत रेखा पर प्राप्त नहीं होता है। सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति यदि होता है वो होती है उपोष्ण क्षेत्रों में, यानी कि 20 से 25 डिग्री जो उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश है वहां पे सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। कर्क रेखा के आसपास या मकर रेखा के आसपास अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, जबकि सीधा कहां पे चमकता है सूर्य, विषुवत रेखा पर। तो और अगला है तीसरा है शायद चौथा, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दो तरीके से अपन देखते हैं, उपसौर और अपसौर। देखो जब उपसौर होता है उपसौर और अपसौर, उपसौर अपसौर में क्या है, सूर्य पृथ्वी के अधिक नजदीक है, अधिक नजदीक है, और सूर्य पृथ्वी के अधिक दूर है। ठीक है, ये दो स्थितियां हैं जो पृथ्वी के और सूर्य के बीच में बनती हैं, उपसौर और अपसौर। इसमें तो होता है देखो 152 मिलियन किलोमीटर की दूर होता है, और इसमें होता है 147 मिलियन किलोमीटर दूर, ये दूरी। अब बताओ जब सूर्य सर्वाधिक नजदीक है तो अधिकतम तापमान प्राप्त होगा, और दूर है तो कम तापमान प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है जो प्रभावित करती है किसको, सूर्य तप को। अगला है पांचवा, सौर कलंक। देखो ये सौर कलंक क्या होते हैं, ये सूर्य पर उपस्थित कुछ धब्बे होते हैं, यानी कि सूर्य की जो आंतरिक स्थिति है उसमें कुछ धब्बे पाए जाते हैं, और ये धब्बे बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी कि इनका एक साइकिल चलता रहता है जो कि 11 से 12 साल में ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। इन सौर कलंकों के कारण अपने पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप प्रभावित होता है। जैसे कि सौर कलंकों की मात्रा यदि बढ़ जाती है सूर्य पर या सूर्य के धरातल पर, तो वहां पे तो फिर अधिकतम तापमान प्राप्त होगा, और यदि इनकी जो संख्या है सौर कलंकों की कम हो जाती है तो कम तापमान प्राप्त होगा। सूर्य की सतह पर स्थित धब्बे क्या कहलाते हैं, सौर कलंक, सौर कलंक कहलाते हैं। सूर्य की सतह पर स्थित धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। इनकी स्थिति घटती व बढ़ती रहती है, 11 से 12 वर्ष में। ठीक है, इनकी स्थिति घटती या बढ़ती रहती है। जब सौर कलंक बढ़ जाते हैं तो अधिकतम तापमान प्राप्त होता है, तापमान प्राप्त होता है, और जब सौर कलंक घट जाते हैं तो कम तापमान प्राप्त होता है।
इस तरह से सौर कलंक प्रभावित करते हैं किसको, सूर्य तप की मात्रा को। जब सूर्य की सतह पर स्थित जो धब्बे हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है तो अधिक तापमान प्राप्त होता है, और जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो कम तापमान प्राप्त होता है। इनका एक जीवन साइकिल होता है इनका धब्बों का, जो कि 11 से 12 वर्ष बाद ये बदलते रहते हैं, यानी घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये है सौर कलंक। सौर कलंक के बाद यदि बात करें, अगला है स्थल की प्रकृति। देखो, स्थल की प्रकृति किस तरह से प्रभावित करती है कि वो स्थल भाग किस तरह का है। ठीक है, स्थल भाग किस तरह का है, जैसे कि किसी भाग पर अधिक वनस्पति है, ठीक है, या अधिक नम भूमि है, ठीक है, या जलीय क्षेत्र है या स्थलीय क्षेत्र है, यानी कि वहां पे समुद्रीयता प्रभावी है या स्थल भाग प्रभावी है, महाद्वीपीयता जिसको कहते हैं। देखो, स्थल की प्रकृति, स्थल की प्रकृति उसके स्वभाव के हिसाब से सूर्य तप प्राप्त करती है। जैसे कोई वन क्षेत्र है, ठीक है, तो वन क्षेत्र है तो सूर्यताप कम प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही दलदली भूमि है पर भी कम प्राप्त होगा। ऐसे ही कोई मरुस्थलीय भूमि है तो वहां पे अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह स्थल की प्रकृति भी प्रभावित करती है किसको, सूर्य तप की मात्रा को। ठीक है, तो हमने देखा सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की किरणों का तिरछापन है, दिन की अवधि है, वायुमंडल की पारदर्शिता है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी है जिसमें उपसौर और अपसौर देखे, सौर कलंक है, और स्थल की प्रकृति है। जैसे कि हमने सूर्यताप के बारे में देखा पहले कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में प्राप्त होने वाली ऊष्मा का जो अंश है वो कहलाता है सूर्यताप। पृथ्वी का जो ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य पर ऊष्मा की उत्पत्ति हाइड्रोजन गैस के संलयन क्रिया द्वारा हीलियम में बदलने से होती है, और वायुमंडल के ऊपरी भाग में लगभग 1000 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। अभी सौर स्थिरांक भी अलग अलग होता है। देखो, वैसे 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, और अधिकतम सौर स्थिरांक और न्यूनतम सौर स्थिरांक 3 जनवरी यानी कि उपसौर और उपसौर के हिसाब से ये बदलता है। फिर अपन ने सूर्य तप का वितरण देखा इस हिसाब से, यानी कि हमने बांटा अधिक तापमंडल में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है वो है अधिक तापमंडल, क्योंकि यहाँ पे अधिक तापमान प्राप्त होता है। ऐसे ही मध्यम तापमंडल है जो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच फैला है, और आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव की ओर और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे न्यून तापमान प्राप्त होता है, इसलिए इसको न्यून तापमंडल कहते हैं। उसके बाद सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक देखे अपन ने। सूर्य की किरणों का तिरछापन है, दिन की अवधि है, वायुमंडल की पारदर्शिता है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी है, सौर कलंक, स्थल की प्रकृति है। ठीक है, और यहीं पे एक नोट डाल के लिख देता हूं, या ऐसे ही कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है।
रूप में प्राप्त होती है। लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन जब पृथ्वी ऊष्मा का उत्सर्जन करती है तो यह दीर्घ तरंगों के रूप में उत्सर्जन करती है। और इन दीर्घ तरंगों को जो पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाती हैं, इनको अपन पार्थिव तरंगें भी कहते हैं। दीर्घ तरंगों को अपन पार्थिव तरंगें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देखा सूर्य तप के बारे में। अब इस सूर्य तप से वातावरण किस प्रकार गर्म होता है, ठीक है, वातावरण किस प्रकार से गर्म होता है, वो चीजें अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो यदि वीडियोज आपको यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं। हम यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पर ही कवर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट में छोड़ सकते हो, उसका आपको नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में ही आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चलते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल के लिए मैं आपको बोल रहा था कि टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइम टाइम पे प्रमुख सूचनाएं दे दी जाती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।